अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, CVP का क्वेश्चन है बास्केटबॉल और ये है ऑटम 18 का क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट है compute the amount of sales required to achieve a target profit. Determine the production capacity that would be utilized to achieve the sales as computed in A above. यहां से क्वेश्चन पढ़कर या तो ये क्वेश्चन सीवीपी की तरफ जाएगा या ये टारगेट कॉस्टिंग की तरफ जाएगा। दो ही चांसेस हो सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट दो जगह पे यूज होता है। ये मैं जानबूझ के बोलता हूं कि ये इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है। अदरवाइज जब आप चैप्टर कर रहे होते हैं तब हमें पता होता है, पेपर में नहीं पता होता। पेपर में जज करना होता है ये क्वेश्चन किस जगह से, किस एरिया से है। Basketball Private Limited is in the process of planning the next year. BPL is currently operating at 70% of production capacity. मैंने कुछ अल्फाज बोले हुए हैं आपको कि कैपेसिटी दी हुई है, क्या करो लिख दो, क्या करो लिख दो। रफ वर्क करना पड़ेगा आपको और आपको ये यूज हो या ना हो, इस तरह की चीज के चांसेस जरूर हो सकते हैं कि कैपेसिटी ये यूज होगी। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 70% लिख दी। आप आगे बढ़े, कहता है BPL is currently operating at 70% production capacity. The management wants to achieve an increase of 36 million in profit after tax of the latest year. टारगेट प्रॉफिट अचीव करना हो, सेल्स अमाउंट मालूम करनी हो, तो हमारा फार्मूला होता है revenue to earn a target profit। यही कहा है ना उसने। हमारा फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय CS रेशियो। ये फार्मूला होता है अगर ये CVP का क्वेश्चन हुआ। The supply statement of profit and loss for the latest year is as follows. Sales दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 60%, वेरिएबल है 400, जीपी है आपके पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 40% वेरिएबल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स है 25% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यहां पर क्या कह रहा है, द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर। लेटेस्ट ईयर में जो कमाया उसमें 36% क्या चाहता है, वो मजीद इंक्रीज चाहता है। हमारे फार्मूले में क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इधर क्या क्या आफ्टर टैक्स। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 और ये 36 को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। यही का है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेक्स्ट ईयर का है, जो उसने बोला है,
वो हम कहते हैं 90 मिलियन है प्लस 36 मिलियन इंक्रीज, ये कितना हो गया 126 मिलियन। और हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। फार्मूला हमने सीखा हुआ है, प्रॉफिट बाद वाला प्रॉफिट आफ्टर वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 1 माइनस टैक्स का रेट क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। हमें पीबीटी चाहिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126 डिवाइड बाय 1 माइनस रेट कितना, टैक्स का रेट 25%, 0.25, 168 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा जो मुझे चाहिए। ये मैं चुप करके क्या कर दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। और काम नेक्स्ट ईयर का कह रहा है, तो सीएस रेशो कब की चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर की आनी चाहिए। करंट वाली तो सामने सामने नजर आ रही है। ठीक है जी, चलें। अब ये हमें डाटा दिया हुआ है और नीचे का है फॉलोइंग आर द मेजर assumptions projection for the next year as selling prices of all product will be increased by 8%. However, to avoid any adverse impact of price increase, 10% of discount would be offered to the large customer who purchase about 30% of the total sales. Additionally, the distributor commission would be increased from 2% to 3% of the net selling price. Average variable cost other than distribution commission are projected to increase by 4%, while fixed costs other than depreciation are projected to increase by 5%. Depreciation for the latest year was 90 million and would remain constant. क्या सारी चीजें हैं जो कि इंक्रीज या डिक्रीज होनी है फ्रॉम द करंट ईयर, फ्रॉम द करंट ईयर। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए कि करंट ईयर का आप क्या करें, ये चीजें दी हुई हैं इनको इधर के हिसाब से हिस्से बखरे करके लिखो। क्या करो, इधर के हिसाब से जो उसने हिस्से बखरे कहे हुए हैं वो करके लिखो। आपके पास है 5 से 7 मिनट, कितने, यस यू हैव टू डू 5-7 मिनट लगाएं और इसके हिस्से बखरे कर कर लिखें। कैमरा मैं करवाने लगा हूं बंद, घर वाले बंदों के लिए भी क्या है 5 से 10 मिनट हैं, इसका क्या करें हिस्से बखरे कर कर लिखें, या फिर कैमरा हो जाएगा स्टिल, बुक में भी क्वेश्चन है बुक से देख के कर लें, या कैमरा रहेगा स्टिल यहां पर, और 5 से 7 मिनट में क्या करेंगे दोबारा से शुरू करें। ठीक है जी, फोकस कर दो भाई, घर में बैठे हुए बच्चों को भी अच्छा सा स्क्रीन पर नजर आए। तोड़े इसको 2 हिस्सों में।
कैमरा ऑन है ना? घर वाले बच्चे जल्दी जल्दी करो, आप आगे वो चलाना शुरू कर दी है कि कब साथ शुरू करेंगे।
हाँ जी, कुछ हुआ? क्वेश्चन स्टार्ट करना था, लेट आओगे तो कैसे पता चलेगा बच्चे? हा हा, करें शुरू। आपको कहा था कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट के हिस्से बखरे कर दें एज पर हेयर, जैसे बताया गया है। क्या यहां पर जो कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर अलग अलग तोड़ा गया है? नंबर वन, क्या आपको यहां पर भी फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए होती है? क्या आपको ये नहीं कहा कि वेरिएबल में इस तरीके से इंक्रीज आती है, फिक्स में इस तरीके से इंक्रीज आती है? कहा गया है, बोलें जी। तो फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनना चाहिए कि आप कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल के दो हिस्सों में क्या कर दें, बांट दें। नंबर वन, सेल्स के अंदर भी उसने क्या कहा है, कहता है दो किस्म के कस्टमर्स हैं मेरे, एक है लार्ज कस्टमर्स और एक है स्मॉल कस्टमर्स। लार्ज कस्टमर्स जो हैं वो हैं 30% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक, जिनको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट, किसका, इंक्रीज करने के बाद। और जो होंगे स्मॉल कस्टमर्स, उनको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, उनको तो प्राइस इंक्रीज की जाएगी। ये उसने क्रक्स है, दो तीन पॉइंट्स बताए। तो आपको क्या करना है, जो आपकी एग्जिस्टिंग चीजें मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग से कन्वर्ट करके आपको नेक्स्ट ईयर का काम करना है। एग्जिस्टिंग क्या चीज आपके पास मौजूद थी? क्या आपके पास सेल्स मौजूद थी एग्जिस्टिंग? क्या उसने कहा है सेल्स के अंदर के सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 8%? 8% से सेलिंग प्राइसेस क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। हाउएवर, टू अवॉइड एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज, कुछ कस्टमर जो हैं वो, कुछ क्या हो सकते हैं, जो वैल्यूड कस्टमर है वो एहतजाज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया हमने, 8% बढ़ाया तो बढ़ाया, हमने उनको कहा यार आप के लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इट मींस आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। would be offered to large customer who purchase about 30% of the total sales, ठीक। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, पहले से ही दो हिस्सों में तकसीम कर दो, या 8% बढ़ाने के बाद दो हिस्सों में तकसीम कर दो। हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट ईयर की चाहिए। दो तरीकों से किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर पहले से ही दो हिस्सों में तकसीम कर दो, 30-70 में इसको, पिछले साल को, पिछले साल कितनी 567 है, या फिर इसमें तो इंक्रीज दो, जैसे उसने कहा है, इंक्रीज कितनी कही है जी उसने, 8% कही है। हमारा टारगेट यही है ना कि इधर से एग्जिस्टिंग चीज से क्या करें, नेक्स्ट ईयर की बनाएं। तो उसने कहा है 8% मैंने इंक्रीज देनी है, दे दो। क्या वैल्यू बनी, 612.36 मिलियन। इसका उसने कहा है दो किस्म के कस्टमर हैं, एक है 70% कस्टमर और एक है 30% कस्टमर। कन्वर्ट कर दो, 612 ज़रब 70% कितने होते हैं, 428.652। एक ये है और एक है 30% कस्टमर। $183.708।
अब इसके बारे में कहा है कि ये वो वाले कस्टमर्स हैं, वैल्यूड कस्टमर, जो एहतजाज कर सकते हैं, इनको क्या कर देते हैं, 10% डिस्काउंट दे देते हैं। और डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 0.1 से। किसी भी चीज को डिक्रीज करना हो तो क्या हो जाए, ये वाला फार्मूला सिखाया ना, आफ्टर डिक्रीज ही चाहिए आपको। जी बेटा 30% की नहीं समझ लगी तो इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, सबको 8% इंक्रीज देना है, मैंने 8% इंक्रीज दिया। कहता है हाउएवर टू अवॉइड एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज 10% डिस्काउंट वुड बी ऑफर्ड टू दी लार्ज कस्टमर्स who purchase about 30% of the total sales। टोटल सेल्स इंक्रीज होने के बाद कितनी जा रही थी, इतनी, इनमें से 30% लोगों को ये सेल होगी ओवरऑल, और उनको क्या किया जाएगा, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। बेटा जी हाँ जी 30% या उससे ज्यादा नहीं कहा उसने, हाउ एवर वी विल गिव डिस्काउंट टू दोज पर्संस हु विल परचेज अबाउट 30% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल का कुछ कस्टमर होंगे जो वैल्यूड कस्टमर होंगे, लार्ज कस्टमर होंगे, जो बल्क में ज्यादा खरीदते होंगे, जो बल्क क्वांटिटीज बाय करते होंगे, उनको डिस्काउंट की जरूरत होती है। हमने प्राइसेस बढ़ा दी, एक साइड पे प्राइसेस बढ़ा दी हमने, प्राइसेस बढ़ाने के बाद जो वैल्यू बनी उसका 30% ले लिया कि ये 30% कस्टमर ये होंगे जो ये खरीदने होंगे, लेकिन उनको क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पुराने ही 567 को क्या करो, 70-30 पर बांट दो। क्या कर रहे हो, तो किसको करूं, आप बता दें, किसी और चीज को करना तो जैसे कह रहा है मैं तो वैसे ही किए जा रहा हूं। कस्टमर्स कितने हैं, 30% कस्टमर कुछ खरीद रहे होंगे, 70% कस्टमर कुछ खरीद रहे होंगे, और कस्टमर को तो नहीं बांट सकता ना मैं, टोटल सेल्स को ही बांटूंगा ना, टोटल सेल्स का ही 30% बोला हुआ है ना। वो कस्टमर जो, हाँ तो 30% किसका परचेज करते हैं, तो सेल किधर है, सेल किधर है, सेल ये है, इसका 30% ये है, इसका 70% ये है, इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलना, इनको डिस्काउंट मिलना है। 70% सेल ऐसी है जो कोई आया जी जनाब 2 चीज़ें दे दें, फिर आया 3 चीज़ें दे दें, कोई आया 1 चीज़ दे दें, ठीक है। आप ऐसे कह लें, दाल चना की मिसाल ले लेते हैं, एक रूटीन कस्टमर आता रहता है, दाल चना और चावल की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। एक है रिटेलर, बस आता रहता है और दिन में पता नहीं कितने कस्टमर्स आते हैं, 70% कस्टमर ऐसे हैं जो आते हैं। फिर एक कस्टमर आता है और आगे कहता है यार 2 तोड़े दे दो, ठीक, या 3 तोड़े दे दो, 3 तोड़े ले गया 2 बंदे, ठीक, और 7 तोड़े बाकी कुछ 700-800 बंदे लेकर गए, तो सेल तो इकट्ठी एक जैसी हुई ना। अब जो तोड़े लेकर गया होगा उसको हम डिस्काउंट दे देंगे, उसकी जो रिटेल प्राइस होगी उसके ऊपर, और जो नहीं वो क्या नाम है बल्क में बाय नहीं करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है। जो उसने बात की है और वही हमने एज इट इज क्या कर दिया, चढ़ा दी है। अब बात क्लियर होगी बेटा। 428 नेक्स्ट ईयर ऐसे ही होगी, 428.652, और इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, 0.9 से मल्टीप्लाई कर 165.34, टोटल कितनी होगी मेरी, $593.992, रफली हम कह सकते हैं 594 मिलियन। क्या होगी जी, नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल होगी, 594 मिलियन की सेल होगी।
आप यही काम स्टार्ट में ही 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते थे, दोनों को 8-8% इंक्रीज दे सकते थे और एक को डिस्काउंट दे देते, एक को ना देते, फिर भी आंसर वही आ जाना था। अब आ जाते हैं हम, अगला काम है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के अंदर बंटवारा करना। एग्जिस्टिंग से चलेंगे, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स में वेरिएबल है, क्या ऑपरेटिंग में भी वेरिएबल है? यस है, दोनों में वेरिएबल अवेलेबल है। तो हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, उसको 2 हिस्सों में जैसे जैसे एग्जामिनर ने बोला वैसे वैसे बांट देंगे, और एक फिक्स कॉस्ट वर्कआउट कर लेते हैं एग्जिस्टिंग कितनी है। क्या 400 का 60% वेरिएबल है? 400 का 60% प्लस क्या 47 का 40% वेरिएबल है? अब बोलें जी, टोटल कितना हो गया वेरिएबल कॉस्ट? एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई और फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 400 का 40% प्लस 47 का 60%। 258.8 मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट 188.2 मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी जो एग्जिस्टिंग है। मैंने सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया जो मेरे पास अवेलेबल है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या कहता है? कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। यहां पर कमीशन जो है 2 तरीके से बयान की जा सकती है। एक बयान की जा सकती है सेल्स नेट ऑफ कमीशन करके, क्या करके? सेल्स नेट ऑफ कमीशन करके की जा सकती है। अगर वो की होती तो हो सकता है मुझे सेल्स ग्रॉस मालूम करनी पड़ जाती। मींस इसको 0.98 से डिवाइड करता और क्या करता? ग्रॉस सेल्स के ऊपर जाता ताकि मेरा CS रेशियो कैलकुलेट हो सकती। ठीक, और फिर कमीशन को निकालता और उसे वेरिएबल कॉस्ट के तौर पर लिखता। मैं करके भी बता देता हूं आपको। अगर यहां पे लिखा होता सेल्स नेट ऑफ सेल्स कमीशन तो फिर कैसे होना था क्वेश्चन? ठीक, अभी इसको कहां पे लिखा हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट में लिखा। बाद में मैं भूल जाऊंगा, क्वेश्चन तो होता जाएगा, इसलिए मैं पहले इधर इसको पहले मैं बता दूं। सेल्स नेट ऑफ सेल्स कमीशन लिखा होता और वो नीचे जाके पता चल रहा है कि 2% है, 567 अगर लिखा होता तो मैं यहां से क्या करता? मैं ग्रॉस के ऊपर पहुंचता। ग्रॉस सेल्स 567 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.02, 2% कमीशन दी हुई थी एग्जिस्टिंग कमीशन, वो कह रहा है 2% से 3% हो रही है, इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3%। इसका मतलब एग्जिस्टिंग कितनी थी? 2% थी। तो 2% से ग्रॉस अप करता और मैं ग्रॉस सेल्स के ऊपर पहुंचता कितनी? 578.571। ये वाली चीज मालूम करता, फिर इसके 2 हिस्से तोड़ता। बात में लग गई? ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता तो। और इन दोनों का डिफरेंस ले लेता कमीशन और उसको क्या कर लेता? मैं वेरिएबल कॉस्ट के तौर पर ट्रीट कर लेता, जैसे अब यहां पे करेंगे। डन हो गया? ये बस इस तरीके से क्वेश्चन में चेंज लेकर आई जा सकती है। सेम क्वेश्चन सिर्फ उठा के कहां पे कर दो? उसको वेरिएबल कॉस्ट से निकाल कर कहां पे लिख दो? सेल्स में लिख दो। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। जस्ट एक आपको हिंट देना था कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन मींस वेरिएबल कॉस्ट के 2 हिस्से, एक है डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन और एक अदर देन दैट। 2 हिस्से में किया जा सकता है। तो अगर मैं यहां पर ही वेरिएबल कॉस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहूं तो क्या तोड़ी जा सकती है?
एक कमीशन और एक अदर देन कमीशन। अच्छा, पेपर में क्या ऐसे एरो बना के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे मर्जी करो पेपर, जैसे मर्जी करो। कमीशन, कमीशन कैसे आएगा? क्या 567 सेल है, ग्रॉस सेल ही है 567, इसका 2% कमीशन होगी। 567 इंटू 0.02 कितना बनी? कितनी है? 11.34। तो फिर अदर देन कितनी बन जाएगी? 258.8 माइनस 11.34, 247.46। डन। 567 सेल थी, उसका 2% कमीशन, ये आ गई, ठीक। और अदर देन कमीशन 258.8 में से ये 11.34 निकाल देंगे तो 247 आ जाएगी। डन हो गया, ठीक। अच्छा, अब उसने कहा है कि अदर देन कमीशन जो है ये इंक्रीज होगी कितने परसेंट से? इंक्रीज बाय 4%, while fixed costs other than depreciation are projected to increase by 5%। वो तो फिक्स कॉस्ट की कहानी है, तो 4% से ये बढ़ेंगी, तो 4% से इसको बढ़ा दो इंटू 1.04, 257.35। और जो कमीशन है वो तो नई सेल होगी ना, कितनी? 594 मिलियन होगी ना। अब मैंने 594 उड़ा दिया तो 593.992 इंटू 3% ये नहीं आ जाएगी न्यू ईयर की, नेक्स्ट ईयर की कमीशन। यही इसी के सामने कर रहा हूं, इसके सामने कर रहा हूं। 17.81 टोटल कर दें, वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट 275.16। प्यारे बच्चों, क्या ये सेल्स है? बोले नेक्स्ट ईयर की। क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है जी नेक्स्ट ईयर की? क्या यहां से एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल सकता है? C इज इक्वल टू A माइनस B। $318.82। क्या यहां से CS रेशो भी निकल सकती है नेक्स्ट ईयर की? C डिवाइड बाय A। .4 है 318 तकसीम 594। पूरा बता दो। 5367 0.5367। ये क्या चीज आ गई मेरी? CS रेशो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अपने माइंड सेट में रखना है कि काम क्या करना है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैसे आ सकती है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स नेक्स्ट किया जा सकता है तो CS रेशो आ जाएगी 0.5367। और नेक्स्ट काम आपका क्या आता है? फिक्स कॉस्ट का आता है। तो पुरानी की फाइंड की थी, अगले साल दी नहीं करनी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखनी। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बेटा कि
आ जाओ भाई, ये जैसे बंद तो नहीं हो गया बेटा, लाइट गई थी शायद, लाइट ने झपक्का मारा था। चलें, बहरहाल मैं बताता हूं कि डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वाज 90 मिलियन एंड वुड रिमेन कांस्टेंट। डेप्रीसिएशन 90 मिलियन की थी और वो कांस्टेंट रहेगी, और अदर देन डेप्रीसिएशन ने 5% क्या होना है, इजाफा होना है। इसका मतलब है कि ये 188 के दो हिस्से, एक है डेप्रीसिएशन, एक है अदर देन डेप्रीसिएशन। अब ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है 90 मिलियन, तो 188.2 में से 90 गए तो 98.2 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अगले साल में यही रहनी है डेप्रीसिएशन की, और अदर देन डेप्रीसिएशन ने 5% से बढ़ना है। $103.11, तो ये हो गई 193.11 फिक्स्ड कॉस्ट नेक्स्ट ईयर की। ये आपने उठाई और ये आपने लिख दी 193.11। आप जब तक फार्मूला नहीं लिखेंगे कि कौन सा काम करना है, तब तक काम नहीं होना। आपने एक फार्मूला ये लिखा, दूसरा आपको लिखना चाहिए था CS रेशो का फार्मूला, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। $672.83, ये आपकी क्या चीज आ गई है, रेवेन्यू टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। This is how simple to earn 9 marks. आप लोग सही तरीके से चलते नहीं हैं, एग्जामिनर जैसे कहता है वैसे वैसे परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको वैसे 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 उस डगर के ऊपर क्या करना है, परफॉर्म करना है। डोंट सी द आंसर कि उसने कैसे किया हुआ, अपना दिमाग लगाना है। हम आंसर देखते हैं, अच्छा नहीं समझ लगे, खुद दिमाग तो लगाओ, करना क्या है, क्या चीज कैसे दी गई है, कैसे कैसे नहीं दी गई। मेरा नहीं ख्याल मैंने बुक के फॉर्म में आपको क्या आंसर करवाया होगा, चीजें निकली, चीजें क्या हुई हैं, निकली हैं। हमेशा जब भी इंक्रीज डिक्रीज दी हो तो क्या किया करो, एग्जिस्टिंग चीज निकाल लिया करो। आप ये बिल्कुल स्टार्ट में भी निकाल सकते थे, एग्जिस्टिंग की एक वर्किंग बना लेते। क्या बोला, एग्जिस्टिंग की एक वर्किंग बना लेते, मजीद आपके लिए जल्दी काम हो जाना था। वो क्या, सेल्स 70-30 में बांट देते या ना बांटते, कोई मसला नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लेते ना जल्दी जल्दी पहले से ही, ये वाली वर्किंग देख के, क्वेश्चन देख के कि ये वेरिएबल है, इन दोनों का वेरिएबल, तो वेरिएबल और फिक्स तो अलग अलग कर देते ना, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। 400 ज़रब 60% प्लस 47 ज़रब 40% 258.8, 400 ज़रब 40% प्लस 47 इंटू 60% 188.2। ये आप रफ वर्किंग कर देते, ये वाली पहले से वर्किंग बना छोड़ते वेरिएबल और फिक्स को, ये वाला निकाल लिया होता तो फिर इस एग्जिस्टिंग को लिखते और जल्दी जल्दी क्या करते, उसके अंदर चेंज कर देते जैसे उसने बोला था। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप दूसरी सिचुएशन पे पहुंच ही नहीं सकते, जहां पर भी इंक्रीज डिक्रीज थी होगी। ले जी, ये एक काम हो गया हमारा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम 2 मार्क्स का, गो के 2 मार्क्स, एक टफ चीज है लेकिन स्टिल देख लेते हैं। कहता है डिटरमिन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव द सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव। कहता है प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी अचीव होगी
पहले कितनी है, अब कितनी अचीव होगी कि आपकी ये वाली सेल अचीव हो जाए। कौन सी वाली, ये वाली। अच्छा, कैपेसिटी क्वांटिटेटिव होती है या प्राइसिंग के हिसाब से होती है? इसी बंद कर दो भाई, या तुम आगे बैठ जाओ, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट आनी पड़ेगी। कमज़ोर बंदे हो, अभी आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं देखो मुझे आवाज़ नहीं लग रही है, मैं स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, कैमरे में नहीं आते तुम, नहीं तो कैमरे में की तरफ हाथ लगा के ना ऐसे हाथ हिला दो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप लोगों को एक फार्मूला सिखाया हुआ है बच्चों। फार्मूला है आपका आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज। ये बताएं अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पोज। वो पोज तो नहीं ना किया। हमारा टॉपिक क्या है? तो यार सीवीपी नहीं है बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुकम्मल बोलो। तो ऐसे ही ऊंचा नहीं बोलना, मुकम्मल बोलना है। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। इन्हें प्राइस भी सोच सकते हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस कर लो, वैसे प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या क्वांटिटी के अंदर भी खेलते हो? फिलहाल तो लाइट खेल रही है हमारे साथ। ऑन है या ऑफ हो गया है? हम अंधेरे में भी नजर वो चलता रहा काम। अच्छा जी बेटा जी, बिफोर इंक्रीज के अंदर एक आएगी आपकी प्राइस चेंज का रेट, और एक होगा क्वांटिटी चेंज का रेट। ठीक है जी, बिफोर इंक्रीज में प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज, और फिर इसको बेशक इधर लिख दें आफ्टर इंक्रीज, ये हो जाएगी इधर की बजाय। ठीक है, यहां से काम चलता है और यहां पे आफ्टर इंक्रीज हो जाती है। अब टारगेट क्या है, वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि बेटा ये क्वांटिटी चेंज कितनी आई है। पहले नंबर पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वांटिटी चेंज कितनी होगी, कितनी इंक्रीज करोगे क्वांटिटी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दी गई है ना, इसको ऑन करना बेटा। ऑन तो नहीं है ये बेचारा, हैं थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा हाय, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दी गई हैं वो दिए गए हैं हमें प्राइस चेंजेस ओनली। यहां पे क्या रहा ना, 8% से बढ़ाओ प्राइस, डिस्काउंट दो प्राइस, कमीशन बढ़ाओ 3% से प्राइस चेंज, और अदर देन 4% से बढ़ाओ प्राइस चेंज, 5% से बढ़ाओ प्राइस चेंज। उसने क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी चेंज गायब की हुई है। आपको कहीं पे क्वांटिटी चेंज दे सकता है और प्राइस के ऊपर पूछ सकता है कि जनाब हमें प्राइस कितनी बढ़ाना पड़ेगी। तो तब क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटीज के ऊपर इंक्रीज दी होगी या डिक्रीज दी होगी, और प्राइस गायब होगी। अब क्वेश्चन में क्या है, प्राइस चेंज दी हुई है और क्वांटिटी गायब है। पूछ क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वो ये पूछा जा सकता है बताओ कितनी क्वांटिटी चेंज होगी। एक क्वेश्चन ये है। बिफोर इंक्रीज कितनी है? 567 रेवेन्यू, और आफ्टर इंक्रीज कितनी है? 672.73
83। इसके अंदर प्राइस चेंज भी है, इसके अंदर क्वांटिटी चेंज भी है, दोनों चीजें। खाली प्राइस चेंज की वजह से नहीं हो सकती। खाली प्राइस चेंज की वजह से ये है, मींस क्वांटिटी पिछले साल की होती और प्राइस चेंज हो जाती तो कितना आनी थी, ये आनी थी खाली प्राइस चेंज के साथ। ये क्या है, प्राइस चेंज क्वांटिटी चेंज, ये बढ़ाओगे कैसे बढ़ेगी, क्वांटिटी चेंज होगी तो बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। 672.83, तो ये आपको चाहिए यहां पर 672.83। अब क्वांटिटी चेंज ये तो दी ही नहीं हुई, ये तो किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। प्राइस चेंज दी हुई है लेकिन एक वैरायटी के साथ दी हुई है, 8% है, फिर डिस्काउंट है, तो हम एक नेट प्राइस चेंज निकालते हैं। क्या करते हैं, इसमें सिर्फ क्या है, प्राइस चेंज है, इसमें सिर्फ क्या है, प्राइस चेंज है। तो हम इसको और इसको लेकर क्या कर देंगे, एक प्राइस चेंज निकाल लेते हैं। तो 567 into 1 plus price change is equal to 593.99 हो सकती है। मेरे पास एक एवरेज रेट आ जाए, 8% बढ़ाया था ना, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कुछ को डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे, तो मुझे तो एक एवरेज रेट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक रेट होगा तो मैं आगे चल सकता हूं। तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, प्राइस चेंज निकाल लेता हूं। कैसे आ जाएगा, 593.99 डिवाइडेड बाय 567 कर दूंगा तो मेरे पास 1 प्लस प्राइस चेंज आ जाएगी। यार तो ये 1.048, आगे भी है कुछ, हाँ वो तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है ना, आंसर 1 के साथ आ गया ना, 593 और 567, तो अल्टीमेटली 1 माइनस कर देंगे तो 4.8% आ जाएगा। तो आपका जो चेंज आएगी, जो चेंज है वो 0.048 की है, 4.8% प्राइस चेंज ऑन एवरेज रही है। तो मुझे तो 1 प्लस ही चाहिए, तो 1.048 1 प्लस प्राइस चेंज, ये मुझे चाहिए थी, 1 प्लस प्राइस चेंज चाहिए थी, ये आ गई। और यहां से मैं बाय कैलकुलेटर 1 प्लस क्वांटिटी चेंज या क्वांटिटी चेंज निकाल सकता हूं। अगर 1 प्लस क्वांटिटी चेंज निकालना चाहूं तो वो आ जाएगी 672.83 डिवाइडेड बाय 567 मल्टीप्लाई बाय 1.048, 1.0.1323। तो ये इधर भी 1 प्लस है, तो ये भी इधर 1 प्लस है, तो ये अल्टीमेटली 13.23% बन जाएगी। मैंने इधर 1 प्लस रख दिया ना, तो इधर भी 1 प्लस के साथ ही आएगा ना आंसर। तो चेंज कितना होगा, 13.23%। तो क्वांटिटी इंक्रीज जो होगी मेरी 0.1323 होगी, जिसको आप 13.23% भी बोल सकते हैं। पहला आंसर आपका ये आ गया कि जो आपसे पूछ सकता है कि जनाब बताएं क्वांटिटी इंक्रीज कितनी होगी। बात समझ लगी, क्वेश्चन की वैरायटी पूछ सकता है ना, एक कैपेसिटी के अंदर पूछा, वो उससे भी अगला स्टेप है, एक स्टेप वो पूछ सकता है कि जी बताओ क्वांटिटी इंक्रीज कितनी आएगी, वो ये आंसर है 13.23%। अब वो कह रहा है कि नहीं, मैं यहां पर नहीं रुकने वाला, कहता है डिटरमिन दी प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव दी सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव। अच्छा, अब आप ये बताएं, क्या ये वाली चीज जो है, ये वाली, क्या ये आफ्टर प्राइस चेंज है? जी, आफ्टर प्राइस चेंज है। और ये वाली क्या चीज है? बिफोर प्राइस चेंज है। क्या यहां पर हमने कोई कैपेसिटी ले रहे थे? 70% इस पे थी ना, तो फुल कैपेसिटी कितनी होगी?
सेल कितनी, टोटल कितनी की होगी, टोटल सेल्स कितनी होगी फुल कैपेसिटी की विद ओल्ड प्राइसेस, किधर गया डस्टर वगैरह, बताओ। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 70% है, एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है 567, तो मेरी फुल कैपेसिटी कितनी होगी 567 डिवाइडेड बाय 0.7 या 70%, 810, 810। क्या ये पुरानी प्राइसेस के साथ होगी जी, क्या ये पुरानी प्राइसेस के साथ होगी, ऐसे ही है, पुरानी प्राइसेस पुरानी क्वांटिटी, बोलो ठीक है। और ये क्या होगी नई प्राइसेस पुरानी क्वांटिटी, क्वांटिटी तो पुरानी होगी ना, इसमें प्राइसेस चेंज आ रही है। अच्छा मुझे क्या चाहिए होगी, इसमें से मैं कितना अचीव करता हूं, और कोई यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी चेंज है, ये क्या है 13.23%। अगर मैं क्वांटिटी चेंज कर दूं, सिर्फ क्वांटिटी चेंज ले आऊं, प्राइस चेंज ना लूं, क्या लूं, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज ले आऊं, और के क्वांटिटी इंक्रीज होने के बाद क्या होगी, क्योंकि प्राइस कैपेसिटी तो टोटल ये है ना सेल की, अगर मैं पुरानी 567 into 1 प्लस क्वांटिटी चेंज ले आऊं, तो मेरा आफ्टर क्या निकलेगा 567 into 1 प्लस 0.1323, 13.23 थी था ना, यस, इज इक्वल टू कितनी निकल आती है 639.0, 642.014, यार इतना लेंथी लिखवा देते हो। ये बताएं इसमें क्या चीज है, ओल्ड प्राइसेस न्यू क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस न्यू क्वांटिटी, ये क्या है टोटल ओल्ड प्राइसेस ओल्ड क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी चेंज आ चुकी हुई है, इसमें क्वांटिटी चेंज नहीं है। अगर मैं परसेंटेज निकाल लूं इसकी, तो क्वांटिटी इंक्रीज आ जाएगी कि मैंने कितनी इंक्रीज दी है, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज की है। कैपेसिटी के अंदर क्या आती है, वॉल्यूम की कहानी आती है, क्या आती है, वॉल्यूम इंक्रीज पूछ रहा है वो, वॉल्यूम इंक्रीज के बाद कितनी आएगी, अगर सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज करता तो 642.014 को अगर मैं 810 से डिवाइड करूं, सेल अचीव्ड 79.26%, और ये क्या है कैपेसिटी, सेल अचीव विद क्वांटिटी, विद क्वांटिटी इंक्रीज कितनी आई बेटा 0.7926। अब उसने क्या पूछा था, हाँ उसने पूछा था डिटरमिन दी प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड टू अचीव दी सेल्स एज कंप्यूटेड इन ए अबव, वो यही पूछ रहा था।
कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करेंगे, 79.26% यूटिलाइज करेंगे। दोबारा से रीकैप फास्ट वे आउट में, हमारे पास बिफोर इंक्रीज थी, हमारे पास आफ्टर इंक्रीज ये है, इसमें प्राइस चेंज है। प्राइस चेंज हमें सिर्फ एक जगह से मिल सकती है, एवरेज 567 और 594 का डिफरेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ प्राइस चेंज है, लेकिन 2-3 तरीकों से है, तो हमने एवरेज एक प्राइस चेंज निकाल ली इसको यूज करके, और प्राइस इंक्रीज मेरे पास 1.048 आ गई। मैंने इस फार्मूले के अंदर लिखी 1.048 प्राइस चेंज आई है, बैलेंसिंग क्या चीज मुझे मिल गई, क्वांटिटी इंक्रीज मिल गई 13.23%। चूंकि मेरे पास कोई पुरानी क्वांटिटी नहीं थी जिससे मैं इंक्रीज करके देख सकता कि जी मेरी कितनी क्वांटिटी बन रही है। अगर मेरे पास कोई इसकी पुरानी क्वांटिटी भी होती तो उसमें ये मैं इंक्रीज देता तो मेरे पास नई क्वांटिटी आ जानी थी, ऐसे ही है। और यहां से भी कोई क्वांटिटी टोटल देख लेनी थी। अब क्वांटिटी रह गई डिफरेंट, क्वांटिटी अब नहीं है, हमें वैल्यूज के साथ खेलना है। क्या करना है, वैल्यूज के साथ खेलना है। तो मैंने यहां से इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज निकाल ली। फिर मैंने कहा अगर मैं सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूं तो मेरे पास कितनी सेल अचीव हो जाती, पुरानी प्राइसेस नई क्वांटिटी होती। नई क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया अपनी कैपेसिटी से, मेरे पास क्या आ गया, एक परसेंटेज आ गई जो मैंने कैपेसिटी अचीव की। क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। तो ये 79.26 मेरी क्वांटिटी इंक्रीज आ गई। आपसे इससे अगला स्टेप पूछ सकता है कि क्वांटिटी इंक्रीज कितने परसेंट देंगे। क्वांटिटी इंक्रीज नहीं, कैपेसिटी इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज तो उधर निकाल ली है ना 13.23%। कैपेसिटी इंक्रीज कितनी होगी, तो वो कितनी होगी 79.26 में से कैपेसिटी इंक्रीज अगर आपसे पूछ लेता है, -79.26% -70% इज इक्वल टू 9.26%। ये आपकी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी नहीं, कैपेसिटी इंक्रीज। क्वांटिटी इंक्रीज तो ये हमने निकाली है 13.23%। कैपेसिटी इंक्रीज, तो ये इन स्टेप्स के तहत आप क्या कर सकते हैं, ये चीज मालूम कर सकते हैं। हाँ, ये 9 मार्क्स के अंदर ही सारी काम हुआ है बेटा। असल में क्या हुआ है, क्या आप ये वाले काम कर चुके हुए हैं, ये काम भी कर चुके हुए हैं। जब ये वाले सारे काम हुए हैं तो फिर एक एडिशनल सिर्फ क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है। ठीक, कोई इसका शॉर्टकट भी हो सकता हो मजीद भी, लेकिन मैं उस 30 के तरीके से चल रहा हूं जिस तरीके से आपकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो सके। अब जब आप इसी तरह की चीज 2-3 दफा परफॉर्म कर चुके होंगे तो माइंडसेट में आपकी ये चीज बैठ गई होगी, माइंडसेट में आपके ये चीज बैठ गई होगी, और आप फिर आराम से प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज को आराम से डील कर पाएंगे इंशाल्लाह। ले बेटा, अब इस पूरे क्वेश्चन को यहां से शुरू करो और पूरा फोकस कर दो। ठीक है, जरा बच्चे जरा देख के स्क्रीनशॉट जरा अगर लेना चाहें तो आराम से ले सकें। बोला था बात है, स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं होता है सच। जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।